जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भैया कमर की बेड़ी बांध के हो जाओ तैयार, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री कंपार्टमेंट एग्जाम पे वॉर। अगर आप सभी के भैया केमिस्ट्री में आए हैं कंपार्टमेंट, या फिर आपके दोस्तों के आए हैं कंपार्टमेंट, तो इन वीडियो को उनको भी शेयर कर देना, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। सो आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी प्लीज वीडियो पे स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक प्यार सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वो रिक्वेस्ट क्या है कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चाहो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। बाकी बिना किसी देरी के आई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसे ठोस अवस्था बोला जाता है। ठोस अवस्था को इंग्लिश में हम लोग सॉलिड स्टेट बोलते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजक ठोस है, राइट, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेलेंट सॉलिड। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप मुझे बताओ कि सह संयोजक ठोस कौन सा है। लोहा, हीरा, वन सेकेंड, लोहा, हीरा, सोडियम क्लोराइड या फिर तांबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर बी। जो आपका हीरा होता है वो आपका होता है सहसंयोजक ठोस। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब भैया हीरा जो है वो सहसंयोजक ठोस क्यों होगा? तो हीरे के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो आपस में सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, राइट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आप सभी के सामने कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है, यानी कि व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन सिस्टम। ओके, तो जो आपका क्रिस्टलीय तंत्र होता है उसकी जो टोटल नंबर होती है वो होती है 7, मीन्स थाला फॉर अ रीजन। ओके, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा, थाला फॉर अ रीजन। क्रिकेट फैन समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है, बट कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। आप सभी के सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन अर्धपारागम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, ठीक है। तो भैया जो आपका अर्धपारागम्य झिल्ली होता है, देखो जी कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से होता है कि भैया इधर आपका होता है सॉल्यूशन, राइट। इधर आपका क्या होता है जी, इधर आपका होता है सॉल्यूशन और इधर आपका होता है प्योर सॉल्वेंट, प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। तो भैया सॉल्यूशन में क्या होता है आपका, सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट भी होता है और आपका सॉल्वेंट भी होता है। लेकिन ये जो आपका अर्धपारगम्य झिल्ली है ना, इससे भैया केवल निकल पाता है भैया सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, यानी कि विलायक के अणु। तो निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? तो याद रखना विलायक के अणु ही निकल पाते हैं। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन विलयन में वैद्युत का संचालन करते हैं। ओके, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। तो भैया सॉल्यूशन में कौन होते हैं जो कि विलयन में वैद्युत का संचालन करते हैं? याद रखना इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वैद्युत अपघट्य। और वैद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होके भैया जो तुम्हारा वैद्युत धारा होता है इनका प्रवाह हो पाता है। ऑलराइट, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो निम्नलिखित में किस बात पर निर्भर करता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड। तो भैया जो आपका रेट कांस्टेंट होता है, जो आपका वेग स्थिरांक होता है, वो किस चीज पर निर्भर करता है? आपके सामने ऑप्शन है जी, ताप, मात्रा, भार, समय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर ए, राइट। जो आपका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है आपका वेग स्थिरांक। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 6 नंबर। रवादार ठोस पदार्थ क्या होता है, ठीक है। रवादार ठोस इस क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा होगा? हीरा होगा, कांच होगा, रबर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो भैया जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है वो सॉलिड आपका कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि रवादार ठोस पदार्थ। तो वो आपका हो जाएगा हीरा, डायमंड। ओके, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या होती है, यानी कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्रेवस लैटिस इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। ओके, तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भैया घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की जो संख्या होती है वो होती है 3। ऑलराइट, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट कॉज रिडक्शन इन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। देखो जी, सॉर्टिकी दोष के कारण आपका क्रिस्टल का घनत्व में कमी आता है, सॉरी फ्रैंकल नहीं, सॉर्टिकी। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सॉर्टिकी दोष आपका होता क्या है, देखो जी जालक होते हैं, राइट। और जालक में भैया क्या होते हैं? आयंस होते हैं, आयंस होते हैं। ऑलराइट, जालक में आपके आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, समझ रहे हो ना, इस तरीके से आयंस होते हैं। ये बाहर मत आ भाई तू, ठीक है। जालक में क्या होते हैं जी? आयंस होते हैं ऐसे, यानी कि मैं दिखाना चाहूंगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब इस तरीके से समझ रहा हूँ ना। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, सॉर्टिकी दोष किसे बोलते हैं? समान मात्रा में भैया पॉजिटिव, मान लो ये यहां से गायब हो गया, ठीक है, 2 पॉजिटिव गायब हो गए और 2 नेगेटिव गायब हो गए, ठीक है। गायब हो गए, इस जालक को छोड़ के कहीं दूसरे जगह पे चले गए, दूसरे अनियमित स्थान पे चले गए, राइट। तो भैया कोई भी जालक से अगर समान मात्रा में आपका धनायन और ऋणायन कहीं गायब हो जाता है और अनियमित स्थान पे चले जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, वो आपका कहलाता है शॉर्टिकी दोष, राइट। और शॉर्टिकी दोष के कारण, शॉर्टिकी डिफेक्ट के कारण
जो आपका क्रिस्टल होता है उसके घनत्व में कमी आती है, राइट। वो कैसे भैया, जब यहां से स्थान छोड़ के चली जाएगी तो यहां पे क्रिएट हो जाएगा होल्स, राइट। क्या हो जाएंगे, यहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। ओके जी, तो जिसके कारण क्या होगा, घनत्व में कमी आएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने, 1 सेकंड। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, यानी कि विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। वो कौन ऐसा क्वांटिटी है, वो कौन ऐसा राशि है जो कि बोलता है कि भाई तुम टेम्परेचर को बढ़ाओ या फिर घटाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। वो तुम्हारा होता है मोलालिटी, यानी कि मोलरलता, ठीक है, मोलरलता, मोलालिटी। ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तुम भैया टेम्परेचर को बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन और करा जाता है कि मोललता का मात्रक बताओ, तो याद रखना मोललता का जो मात्रक होता है वो तुम्हारा होता है मोल अपॉन में किलोग्राम। ऑलराइट, हो सकता है इन द फ्यूचर ये क्वेश्चन देखने को मिले इन दिस वीडियो। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि आदर्श विलयन का निम्न में कौन गुण है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। देखो जी, एक राउल्ट साहब थे, ठीक है, एक कौन थे, राउल्ट साहब, जिन्होंने अपना एक नियम दिया था जिसका नाम दे दिया राउल्ट का नियम। ओके, राउल्ट का नियम या फिर कहीं कहीं रॉवल का नियम भी से बोला जाता है। ऑलराइट, तो राउल्ट के नियम पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जहां पे मैंने हर एक चीज को बताया है। राउल्ट के नियम पे किस तरीके से विलन को 2 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें से पहला विलन है आदर्श विलन, दूसरा विलन है अनादर्श विलन। तो हर एक चीज को डिटेल में हमने क्लियर करा है। ओके, वीडियो नहीं देखा जाके देख लो फटाक से आप सभी। ओके, देखो जी, जो आपका राउल्ट का नियम होता है, तो राउल्ट साहब ने अपने नियम के आधार पर विलन को 2 पार्टों में डिवाइड करा था, जिसमें से पहला आपका होता है आदर्श विलन और दूसरा आपका होता है अनादर्श विलन। देखो जी, राउल्ट साहब ने कहा कि वैसा विलन जो मेरे नियमों का पालन करेगा, राइट, यानी कि वैसा सॉल्यूशन जो कि मेरे नियमों का पालन करेगा वो कहलाएगा आदर्श विलन। लेकिन वैसा विलन जो मेरे नियमों का पालन नहीं करेगा, जो मेरी बातों को नहीं मानेगा, वो कहलाएगा अनादर्श विलन। ओके, तो क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने कि आदर्श विलन का निम्नलिखित में कौन गुण है। अब आदर्श विलन तो भैया आदर्श बच्चा है ना, ठीक है, इसके अंदर अच्छा गुण है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। ओके, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 11 नंबर कि भैया निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है। अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, देखो कि कोई भी विलन में 2 चीजें होती है, क्या क्या, पहला तो आपका होता है विलायक, दूसरा आपका होता है विलय, राइट। तो जो आपका अनुसंख्य गुणधर्म होता है, ठीक है, वो विलय के कणों की संख्या पे या फिर यूं कह लो कि विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, राइट। तो वो आपका अनुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। अब भैया जो आपका विलन होता है उसके 4 अनुसंख्य गुणधर्म होते हैं, 4 उसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट। मैं चीजों को यहाँ पे लिख देना चाहूंगा, बाकी ऑप्शन से मैच कर लेना और तुम मुझे बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है एबीसीडी में से। ओके, तो पहला आपका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है विलन का, वो आपका होता है वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। ओके, सेकेंड जो आपका होता है वो होता है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। ओके जी, तीसरा आपका होता है हिमांक का अवनमन, तीसरा आपका क्या होता है जी, हिमांक का अवनमन। भाई तुम साइड हो जाए यहां से, मैं अवनमन को सही से लिख देता हूं थोड़ा, ठीक है। तो हिमांक का अवनमन। चौथा आपका होता है जी पराशरणी दाब, याद रखना चीजों को, पराशरणी दाब। अब तुम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चीजों को यहां से मैच कर लो। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म है, तो भैया श्यानता नहीं, पृष्ठ तनाव नहीं, अपवर्तनांक नहीं, पराशरणी दाब, हाँ जी पराशरणी दाब आपका होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इन चीजों को ध्यान में रख लो, आगे चल के ऐसे क्वेश्चन आने वाली है अनुसंख्य गुणधर्म के ऊपर। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म है, और अगला बार हो सकता है कि पूछ दे अनुसंख्य गुणधर्म कौन नहीं है, ठीक है। ओके जी, चलो विलन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण लो, वापस से चीजें आ गई। निम्नलिखित में कौन ऐसा है जो कि विलन का अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। घनत्व, हमने अभी देखा घनत्व होता है क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नहीं। द्रव्यमान, नहीं, द्रव्यमान भी नहीं होता। क्वथनांक, उन्नयन, हाँ क्वथनांक अगर रहता तो क्वथनांक नहीं होता, लेकिन क्वथनांक का उन्नयन है, राइट, तो होगा। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि भैया एक फैराडे वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो प्राप्त मात्रा होती है वो किसके बराबर होती है, यानी कि द क्वांटिटी ऑब्टेन बाय पासिंग 1 फैराडे इलेक्ट्रिक करंट विल बी इक्वल टू, वो तुम्हारा होता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर। क्या होता है जी, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि द्रवित सोडियम क्लोराइड। ये भैया काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चीजों को ध्यान से समझना, ठीक है। मैं बताने वाला हूं आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। देखो जी, काफी सारे बच्चे द्रवित का मतलब समझ लेते हैं जलीय, राइट, द्रवित का मतलब समझ लेते हैं जलीय कि मतलब इसमें जल की भी मात्रा है, गलत। भैया द्रवित का मतलब होता है गलित, द्रवित का मतलब क्या होता है जी, गलित, यानी कि मोल्टेन अवस्था, पिघला हुआ अवस्था, ठीक है।
काफ़ी सारे बच्चे इसको जल ये समझ लेते हैं कि भैया इसमें जल की भी मात्रा होगी, लेकिन नहीं, आप गलत हो। ठीक है, तो भैया द्रवित सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl। ओके, Na पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। ओके, तो द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन। अच्छा जी, वैद्युत अपघटन का प्रक्रिया क्या होता है? वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या होता है? कोई तुम इलेक्ट्रोलाइट को लेके अगर तुम करंट का प्रवाह कर रहे हो, ठीक है, वही प्रक्रिया तुम्हारा क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन कहलाता है। ओके, अब भैया यहाँ पे चीज़ों को समझो। यहाँ पे तुम्हारा है NaCl, क्या है जी? इसके अंदर क्या है? NaCl का वो है मोल्टेन अवस्था है। अब भैया Na पे तुमको पता है पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज। ऑलराइट, अब भैया इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें से पहला आपका होता है एनोड और दूसरा आपका होता है कैथोड। एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। ये एग्जैक्ट नहीं है कि हाँ भैया एनोड पे आपका हर एक टाइम पॉजिटिव भी होगा, कैथोड पे नेगेटिव भी होगा, नहीं, लेकिन एक चीज फिक्स है। इस तरीके से तुम एनोड और कैथोड को ध्यान में रख सकते हो कि जो आपका एनोड है उस पर आपका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है, लेकिन जो आपका कैथोड है उस पर रिडक्शन होता है, अवकरण होता है। ओके, तो भैया लेकिन बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो द्रवित यहाँ पे क्या कर लिया हमने? पॉजिटिव नेगेटिव दो एनोड हमने ले लिया, जो कि आपका एक्चुअल में होता ही है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, एनोड और कैथोड। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी से कि भैया कैथोड पर क्या मुक्त होगा? कैथोड आपका है नेगेटिव, ये आपका कैथोड है, आपका एनोड है, तो कैथोड है नेगेटिव, तो नेगेटिव पे कौन जाना चाहेगा? पॉजिटिव वाला, राइट। अब भैया सिंपल सी बात है, जिसके पास ज्ञान की कमी है तो वो ज्ञान ही लेना चाहेगा ना। तो इसके पास भैया क्या है? ऋणात्मक चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, इसको चाहिए पॉजिटिव, तो यानी कि सोडियम को लेगा ये। ठीक है, तो भैया कैथोड पर क्या मुक्त होगा जी? सोडियम। सोडियम बोलो ना यार, सोडियम मुक्त होगा। ओके, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने पर दर निर्भर करता है। कोई भी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का जो दर होता है, हाउ डज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड? ये आपका करता है अनुभार पे, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट पे। ओके जी, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी 16 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने? किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो समान होते हैं। याद रखना, शून्य कोटि के लिए, 0 डिग्री के लिए। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है? लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ, जो अधिशोषण होता है वो भैया कितने प्रकार के होते हैं? तुम बोलोगे भैया 2 प्रकार के, बहुत सही, जिसमें से पहला तुम्हारा एक होता है भौतिक अधिशोषण, दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। लेकिन तुमसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है? एक परत होती है, याद रखना। चलो जी, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रासायनिक अधिशोषण किस तरह की अभिक्रिया है? ये आपका याद रखना अनुत्क्रमणीय है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताओ कि दूध किस चीज का एग्जांपल है? पायस का, निलंबन का, विलन का, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो जी, जो आपका दूध होता है ना, इसका जो परिक्षेपण माध्यम होता है और परिक्षेपित जो प्रावस्था होता है, वो दोनों तुम्हारा द्रव होता है। ठीक है, और एक गुण होता है तुम्हारा पायस का, तो मिल्क तुम्हारा क्या होगा? पायस होगा, इमल्सन होगा। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? चीनी के घोल में, सोने का घोल में, पायस में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो भैया चीनी का घोल होता है, ठीक है, इसमें भैया क्या होगा? टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि अप्रॉक्सीमेटली हीट इज रिलीज्ड इन फिजिकल एड्सॉर्पन। भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? ठीक है, याद रखना, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे सारे के सारे जितने ऑब्जेक्टिव मैं आपको इन दिस क्लास कराने वाला हूँ, सारे के सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा ध्यान में रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है एयरपोर्ट में। ऑलराइट, तो भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊष्मा जो है वो उत्सर्जित होती है? याद रखना, 20 से लेके 40 किलो जूल प्रति मोल। साइन क्या है इसका? मात्रक क्या है? किलो जूल प्रति मोल। ओके, ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि किसी भी अभिक्रिया में जो आपका उत्प्रेरक होता है, कोई भी अभिक्रिया में जो कैटालिस्ट होता है ना, वो अभिक्रिया के वेग को इंक्रीज भी कर सकता है और अभिक्रिया के वेग को डिक्रीज भी कर सकता है। वेग इन द सेंस की स्पीड। कोई भी अभिक्रिया, जैसे मान लो कोई अभिक्रिया तुम्हारा 2 मिनट में हो रहा है, तो कैटालिस्ट की मदद से ये अभिक्रिया 2 साल में कंप्लीट हो सकता है। लेकिन अगर कोई अभिक्रिया 2 साल में हो रहा है, तो कैटालिस्ट के सहारे ये अभिक्रिया 2 मिनट में भी या फिर 2 सेकंड में भी कह लो कंप्लीट हो सकता है। तो वेग का मतलब स्पीड। ठीक है, तो जो तुम्हारा कैटालिस्ट होता है वो अभिक्रिया की स्पीड को कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हो ना चीजों को? तो यहां पे क्या हो जाएगा? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस रिएक्शन वेलोसिटी। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो भैया क्या होती है? समय के साथ बढ़ या फिर घट सकती है, दोनों चीज हो सकती है। सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 24 नंबर की गैल्वेनिक सेल में जो आपका एनोड होता है वो क्या होता है, व्हाट इज एनोड इन गैल्वेनिक सेल। देखो अभी मैंने क्या बोला कि तुम एनोड और कैथोड को इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हो कि हाँ जी भैया एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, नहीं तुम गलत हो भैया। क्या होगा इस चीज से तुम डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से कि भैया जो तुम्हारा एनोड होता है उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, चाहे सेल कोई भी रहे, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ओके लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है। तो अभी हमने क्या देखा था जस्ट पिछले कुछ क्वेश्चन में कि जो तुम्हारा एनोड था हमने पॉजिटिव मान के चला था, ठीक है वैसे तो बटनी सेल में, लेकिन गैल्वेनिक सेल में जो तुम्हारा एनोड होगा वो होगा ऋणात्मक, निगेटिव होगा। चौंकाने वाली बात वही ना, उस चीज को मैंने प्रूव भी कर दिया, राइट। तो तुम इस तरीके से याद रखना एनोड को कि हाँ जी भैया एनोड क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और जो तुम्हारा कैथोड होता है उस पर रिडक्शन होता है। सीआर इस तरीके से याद रखो ना, क्लास में सीआर होता है, राइट। ओके 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने कि ऊष्मा और वैद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हो जाएगा भैया ग्रेफाइट। ओके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो ग्रेफाइट ही होगा, बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। आपको पता है विलायक के अणु यानी कि सॉल्वेंट के आयन, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा, एक क्वेश्चन रिपीटेड है। ओके अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 27 नंबर कि NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में कौन मुक्त होता है। देखो जी इस कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट है, ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट मैं ला रहा हूं, वो कैसे ट्विस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखो इसके पहले हमने देखा था भैया द्रवित द्रवित NaCl, राइट। अब द्रवित NaCl तो वहां पे केवल हमने NaCl लिया था, ओके जी। अब यहां पे मैं साथ में NaCl भी लूंगा और साथ में इसके साथ में मैं जल भी लूंगा जी। अब जल क्यों लूंगा भैया, जलीय घोल, ऑल राइट। तो इसमें जल की भी मात्रा है तो मैंने ले लिया H2O। अब तुम मुझे बताओ कि क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है कि कैथोड पर क्या मुक्त होगा। ओके कैथोड पर क्या मुक्त होगा, तो कैथोड आपका क्या होता है, तुम्हारे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड होता है और कैथोड होता है। एनोड तुम्हारा पॉजिटिव मोस्ट ऑफ द टाइम, वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है चीजें, ठीक है। कैथोड आपका नेगेटिव। अब कैथोड नेगेटिव है तो कैथोड पे जब भी जाएगा तो भैया पॉजिटिव वाला जाना चाहेगा ना, तो भैया यहाँ पे तुम्हारे सामने H2 है Na है, हाइड्रोजन जाएगा कि सोडियम जाएगा, लो भैया यहाँ पे हो गई ना सस्पेंस वाली बात। तो इसी के लिए एक बनाया गया है सारणी जिसका नाम है वैद्युत रासायनिक सारणी। उसके अकॉर्डिंग जब तुम्हारे पास कोई दो वो होते हैं आयन होते हैं कि भैया मैं किसको भेजूं किसको नहीं भेजूं, समझ रहे हो, किसको भेजूं किसको नहीं भेजूं, तो इसी के लिए उन्होंने एक सारणी बनाया है जिसके अकॉर्डिंग कोई एक, जैसे सोडियम है यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो किसी एक को प्रायोरिटी दी जाती है ज़्यादा, ठीक है कि ज़्यादा यही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन जाएगा, सोडियम जाएगा। मैं सॉरी सोडियम नहीं हाइड्रोजन जाएगा, वो मैं कैसे बोल रहा हूँ जी, तो मैं उसी सारणी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा सोडियम से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है हाइड्रोजन को। ओके तो यहाँ पे क्या जाएगा जी, हाइड्रोजन जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि निम्नलिखित में कौन विलयन में वैद्युत का संचालन करता है, इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य। एक क्वेश्चन को मैंने क्लियर करा दिया है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, ताप पे जी। क्लियर है, आपको भी पता है मेरे को भी पता है। आगे बढ़ते हैं, धातु के ऑक्साइड, देखो ये क्वेश्चन अच्छी है, 1 सेकेंड सॉरी भैया तुम क्यों आ जा रहे बार बार यार, ऑल राइट। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत कराने की जो क्रिया होती है यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड टू मेटल बाई कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉल्ड, उसे भैया हम लोग बोलते हैं प्रगलन। ये प्रक्रिया तुम्हारी प्रगलन कहलाती है, स्मेल्टिंग। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्ष के लिए साइनाइड विधि का यूज किया जाता है। बेसिकली हम लोग चांदी, ठीक है, चांदी धातु का हम लोग निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का यूज करते हैं, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव नोबल गैस, वो तुम्हारा हो जाएगा रेडॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा जी, रेडॉन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, सॉरी डी वाला ना, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर कि समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, वो गिव द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो दिया था वर्नर ने, वर्नर डेविड वार्नर मत बोल देना भैया, वार्नर, ओके, क्योंकि तुम लोग ज़्यादा क्रिकेट देखते हो ना, वो लड़के की होती है थोड़ा, मतलब जो लड़के लोग होते हैं ना उनके लिए इमोशनल होती है क्रिकेट, मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है, बट वार्नर है अपना। ओके 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन डाइसैकेराइड ऐसा है जो कि दूध में उपस्थित होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज प्रेजेंट इन मिल्क, याद रखना लैक्टोज, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, अच्छा 35 में ही है हम लोग अभी, तो मैं 40 कहाँ जा रहा हूँ, ओके 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लोहे के मुख्य ऑक्साइड है कौन सा है। देखो वैसे बेसिकली सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, अच्छा बैक साइड को छोड़ के ये जो तीनों अयस्क तुम देख रहे हो ना, तीनों अयस्क तुम्हारा लोहा का ही है, मतलब लोहे का ही है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑक्साइड अयस्क,
वो होएगा तुम्हारा हेमेटाइट। अब इसका जो फॉर्मूला होता है हेमेटाइट का तुम मुझे कमेंट में बताओगे, मैं वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट का। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने क्लियर करा दिया है। मूल्यलता को प्रतीत किया जाता है, वो क्वेश्चन क्या था कि भैया किस पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो तुम्हारा मूल्यता होता है, मोलालिटी होता है। और वहीं पे मैंने बता दिया था इसका मात्रक किस तरीके से इसको प्रतीत करते हैं, तो मोल अपॉन में किलोग्राम। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई होती है, लेकिन एक्चुअल में अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती क्या है, याद रखना वो होती है मोल, 1 - n, लीटर, n-1 और सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है फर्स्ट कोटि के लिए ना, तो भैया ये जो तुम्हारी n दिख रही है ना n तो यहाँ पे तुम 1 पुट कर दोगे। सेकंड कोटि के लिए पूछता, ठीक है, यानी कि द्वितीय कोटि के लिए तो तुम n की जगह 2 पुट करते। शून्य कोटि के लिए पूछता n की जगह तुम 0 पुट करते। ओके, तो भैया बेसिकली पूछा जा रहा है किस कोटि के लिए जी, 1 कोटि के लिए, ठीक है, प्रथम कोटि के लिए। तो n की जगह में मैं क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मोल 1 - 1 और l 1 - 1 और सेकेंड इनवर्स। अब भैया ये तुम्हारा पावर, मोल का पावर 0 यानी कि 1, लीटर का पावर 0 यानी कि 1, 1 × सेकेंड इनवर्स, यानी कि फाइनल तौर पे आ जाएगा तुम्हारा सेकेंड इनवर्स। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन ताप पर निर्भर करता है। देखो पिछले कुछ क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि कौन ताप पे निर्भर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे क्यों क्वेश्चन करा जा रहा है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कौन ताप पे निर्भर करता है। देखो मोल मोल अंश द्रव्यमान यानी कि सभी, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सारे पे जो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट पड़ता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है। देखो पहली चीज तो ये मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, जो आपका टिंडल प्रभाव होता है वो पाया जाता है कोलाइडी विलयन में, ठीक है। अब छेप में तो पाया नहीं जाएगा ना, वाष्पों में नहीं, सॉल में नहीं, विलयन में पाया जाएगा। और कौन से विलयन में, कोलाइडी विलयन में। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 40 नंबर की कौन अनुसंज्ञ गुणधर्म होगा। इसीलिए मैंने आपको जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं ना विलयन के, ठीक है, वो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था। कौन कौन से होते हैं जी, वाष्प ताप का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और पराशरणी ताप। तो कौन अनुसंज्ञ गुणधर्म होगा, वाष्प ताप नहीं, हिमांक नहीं, पराशरणी ताप, राइट। सही से थोड़ा लिख लो ना अभी। अब भैया वाष्प दाब का अवनमन तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, हिमांक का अवनमन तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, ना कि केवल हिमांक और ना कि केवल वाष्प दाब, समझ रहे हो। बाकी परासरणी दाब तो होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि परासरणी दाब किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो आपका परासरणी दाब होता है, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसको हम लोग किस तरीके से वो व्यक्त करते हैं, याद रखना P = CRT, या फिर कभी कभी एग्जाम में P/C इधर कर देगा और RT कर देगा, तो भैया लो स्टूडेंट हो गए कंफ्यूज। अरे भैया कंफ्यूजन की क्या बात है, तुम मैथ वाले स्टूडेंट हो ना, थोड़ी सी भैया बेसिक सा क्वेश्चन है, C उधर जाएगा तो CRT हो जाएगा ना, तो P = CRT, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नाइट्रोजन युक्त बहुलक कौन है आपका। नाइट्रोजन युक्त बहुलक जिसमें भैया नाइट्रोजन होती है वो होता है तुम्हारा नाइलोन 66, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर की F2C = CF2। भैया ये तुम्हारा एकलक है, ये मोनोमर है, किस चीज का, टैफ्लॉन का, याद रखना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। भैया 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्योना इस रबर का एकलक है, द मोनोमर ऑफ ब्योना इस रबर इज। अब भैया ब्योना इस रबर पता है क्या होता है, ब्योना एस, ये तुम्हारा एक भैया पहली चीज तो ये ब्योना एस और ब्योना एन, ठीक है, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीमर के। ब्योना एस और ब्योना एन ये तुम्हारे क्या होते हैं, साइंथेटिक रबर के टाइप होते हैं, ठीक है। एस का मतलब यहां पे होता है स्टाइरीन, एन का मतलब यहां पे होता है नाइट्राइल। पूरा नाम क्या है ब्योना एस का, तो स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, इसका नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। और भैया ब्योना एस कैसे बनता है तुम्हारा, तो 1,3 ब्यूटाडाइन ले लो, 1,3 ब्यूटाडाइन ले लो और प्लस में स्टाइरीन की अभिक्रिया कराओ तो तुमको मिल जाएगा भैया ब्योना एस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, स्टाइरीन एवं ब्यूराडाइना, ब्यूराडाइन नहीं है भाई, ब्यूटाडाइन होना चाहिए था, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। ओके चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाँ ब्यूटाडाइन, यहाँ पे देखो सही है ब्यूटाडाइन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 45 नंबर की ब्योना एन का बहुलक कौन सा है। अब भैया ब्यूटाइन, चीजों को ध्यान से समझना, जो आपका ब्यूनाइन होता है वो सबसे पहले ब्यूटाडाइन, मतलब ब्योना एस ब्योना एन दोनों के लिए चाहिए भैया 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन तो दोनों के लिए चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके लिए चाहिए था स्टाइरीन और इसके लिए चाहिए एक्राइलोनाइट्रीन, ठीक है, एक्राइलोनाइट्रीन यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर की निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है, कौन आपका नेचुरल पॉलीमर है। प्रोटीन भी होगा, सेलुलोज भी होगा, रबर भी होगा, उपयुक्त सभी, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 47 नंबर की सल्फाइड अयस्क कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मुझे बताओ कि सल्फाइड अयस्क कौन सा है, मैलेकाइट, गैलेना, कैलेमाइन या फिर कालाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैलेना, ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। और गैलेना किस चीज का अयस्क होता है तो मुझे बताओ। गैलेना याद रखना, गैलेना जो तुम्हारा होता है वो होता है लेड का, आई मीन सीसा का, ठीक है, सीसा का। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर की जो आपका अभिकर्मक होता है, अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है,
ठीक है, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर के, इनमें से किस कमी के कारण भैया रतौंधी रोग होता है। अब भैया मैं क्या इसका जवाब मैं बताऊं, भैया तुम जनरल नॉलेज का प्रश्न है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम कि रतौंधी किसके कारण होता है, विटामिन ए के कारण। ऑलराइट जी, तो ए वाला ऑप्शन, हाँ विटामिन ए के कारण, ऐसा थोड़ी कि विटामिन ए है तो ऑप्शन ए ही में मुझे मिलेगा, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने, विटामिन ए। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, और आई थिंक आज के इस क्लास का एक आखिरी प्रश्न भी होने वाला है हमारा, कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है, मतलब मीठा शर्करा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। तो जो हमारा फ्रक्टोज होता है ना, वो सबसे ज्यादा मीठी शर्करा होती है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भैया आज के इस क्लास में क्लास 12 केमिस्ट्री कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड काफी मोस्ट इंपोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने देखा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में भी शेयर कर देना जिनके भी भैया केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आए हैं, और साथ में चाहे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए। इसी तरीके से आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो इस प्लेटफॉर्म, इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म जिसका क्या नाम है, फिजिक्स वाले भैया बिहार बोर्ड। ऑलराइट, बाकी मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, तो भैया इसका पार्ट 2, देखो केमिस्ट्री मैं चाह रहा था केवल मैं फिजिक्स कराऊँ, लेकिन आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया 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 केमिस्ट्री भी करा दूँ। चलो मैं करा देता हूँ केमिस्ट्री। अब भैया केमिस्ट्री का भी वीडियो आएगा, फिजिक्स का भी वीडियो आएगा। ठीक है, और जब तक आपके कंपार्टमेंट एग्जाम हो नहीं जाते तब तक आई विल ट्राई कि भैया कम से कम 1 से 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्लियर करा दूँ कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड, खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल। ठीक है, बाकी मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को, जय हिंद एंड लव यू बच्चों।